अगर आपका रोबोट वैक्यूम क्लीनर बंदूक चलाना और सोच समझकर फैसले लेना सीख जाए, तो आप शायद उसे हथौड़े से मार देंगे, जब तक वो कमीना हिलना बंद ना कर दे, है ना? खैर, यही बहस इस वक्त वैश्विक स्तर पर घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों के इर्द गिर्द चल रही है। ये हथियार पहले के स्मार्ट ड्रोनों से अलग हैं, क्योंकि ये खुद तय करते हैं किसे मारना है। अगर आपको ये इंसान की सबसे भयानक चीज लगती है, तो इस शो में आपका स्वागत है। आप अकेले नहीं हैं, ज्यादातर लोग भी यही मानते हैं। फिलहाल बड़ी ताकतें ये तय नहीं कर पा रही हैं कि एक लॉ क्या है, और रेगुलेशन संधि पर सहमति तो और भी दूर है, जिसकी वजह से इनका असाधारण विकास हुआ है। तो एक लॉ क्या है और क्या नहीं? अब मुख्य मुद्दा है लॉज के इर्द गिर्द घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियां। मुझे लगता है मैं पूरे वीडियो में कानूनों का ही वर्णन कर रहा हूं, लेकिन इस शब्द की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है। यूएन की वेबसाइट पर लॉज के बारे में यही सबसे पहले पता चलता है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली वह है जो सक्रिय होने के बाद बिना मानव हस्तक्षेप के लक्ष्य चुनकर हमला कर सकती है। संभवतः यह लॉ की सबसे सटीक परिभाषा है, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र किसी औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा को मान्यता नहीं देता। इस परिभाषा से तो कोई लैंडमाइन को भी एक लॉ मान सकता है ना? जब ऑपरेटर माइन सेट करता है, तो वह खुद सक्रिय करने वाले को बिना मानव हस्तक्षेप निशाना बनाती है। उनका जवाब है कि असल में नहीं। लैंडमाइन एक स्वचालित रक्षा प्रणाली है जो असली लॉ की तरह लक्ष्य नहीं चुन सकती। जो भी इसे सक्रिय करे उसी पर हमला करती है, चाहे आप इंसान हो, खरगोश हो या दुर्भाग्यशाली फुटबॉल। अगर लैंडमाइन सक्रिय हुई तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी, और वो पल आपके लिए बुरा होगा। लैंडमाइन के विपरीत लॉज जटिल रोबोटिक्स और एआई सिस्टम से लक्ष्य चुनते और ट्रैक करते हैं। हालांकि वे सच में चुनाव नहीं कर सकते, वे मानव ऑपरेटरों के दिशा निर्देश मानते हैं, लेकिन ये मशीन की स्वतंत्र इच्छा के सबसे करीब है। हालांकि यह किसी भी औपचारिक परिभाषा का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि असली लॉज में स्वतंत्र रूप से लक्ष्यों का पता लगाने, युद्ध के माहौल में नेविगेट करने, प्रोजेक्टाइल और मिसाइल के रास्ते की योजना बनाने और युद्ध के मैदान में निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसके विपरीत एक लैंडमाइन इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। वह केवल ट्रिगर होने पर फट सकती है, ठीक वैसे ही जैसे जब आप किसी शुगर के दीवाने छोटे बच्चे को कैंडी देने से मना कर दें। यह तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए लॉज की औपचारिक और सटीक परिभाषा जरूरी है, क्योंकि मौजूदा सामान्य परिभाषा में कई हथियार शामिल हो जाते हैं, और इन हथियारों के बारे में ठोस बातचीत करना और इनके इस्तेमाल को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इस बात पर भी सहमत नहीं हो पाते कि ये हैं क्या, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्लस्टर गोला बारूद पर बातचीत तब शुरू हुई जब इसकी परिभाषा पर सहमति नहीं थी। जैसे जैविक हथियार सम्मेलन भी हस्ताक्षरित हुआ, जबकि हथियार ग्रेड एजेंट्स और टॉक्सिन्स की परिभाषा पर असहमति थी। क्लोज-इन वेपन सिस्टम्स का क्या? फैलेंक्स सबसे प्रसिद्ध CIWS में से एक है, जो लैंडमाइन से कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि यह खतरे का पता लगाकर निशाना साधता और फायर करता है। यह साधारण ट्रिगर एक्टिवेशन से बहुत जटिल प्रक्रिया है। फैलेंक्स सिद्धांत रूप में मौजूदा लॉज की परिभाषा में आ सकता है, लेकिन ये लॉज नहीं है, क्योंकि इसमें निर्णय प्रक्रिया नहीं है और सिस्टम स्वायत्त भी नहीं है। फैलेंक्स CIWS एक संतरी सिस्टम है जो ऑपरेटर के निर्धारित पैरामीटर से तय करता है कि कोई चीज खतरा है या नहीं और उस पर फायर करना है या नहीं। हम यही बात आयरन डोम के लिए भी कह सकते हैं, जो इजराइल का और दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक है। ये खतरों को पहचानने, उन्हें निशाना बनाने और फायर करने में सक्षम है। फिर भी यह कानून नहीं है, जबकि यह कानून की परिभाषा में आता है, क्योंकि इसमें स्वायत्त टारगेटिंग क्षमताएं हैं। लैंडमाइंस, आयरन डोम और क्लोज-इन वेपन सिस्टम्स की समानता यह है कि इनमें मानव हस्तक्षेप जरूरी नहीं होता। एक मानव ऑपरेटर को इन्हें सेटअप करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती, और इसका कारण है प्रतिक्रिया की आवश्यक गति। जैसे कि आयरन डोम को ही ले लीजिए। अगर सिस्टम ये पता लगाता है कि कोई मिसाइल सुरक्षित क्षेत्र की ओर जा रही है, तो किसी मानव ऑपरेटर के पास यह सत्यापित करने का समय नहीं होता कि वो मिसाइल वास्तव में एक वैध लक्ष्य है या नहीं। इसे तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है। यही सबसे आसान तरीका है असली स्वायत्त हथियार प्रणालियों
और लगभग स्वायत्त लेकिन पूरी तरह नहीं स्वायत्त प्रणालियों में फर्क बताने का। नकली लॉज लिजर्ड ब्रेन के सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। बस यही सब है। वे फैसले नहीं ले सकते, वे नेविगेशन या किसी अन्य जटिल प्रक्रिया में सक्षम नहीं हैं। और इनके पीछे मानव ऑपरेटर न होने का एकमात्र कारण यह है कि इनके पास मानव निर्णय प्रक्रिया के लिए समय नहीं होता। तो अगर ये सभी हथियार प्रणालियां असली लॉज नहीं हैं, तो लॉज क्या है? ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय स्वायत्त हथियार प्रणालियों की एक बहुत स्पष्ट परिभाषा देता है, जिसमें उन्हें ऐसे सिस्टम के रूप में बताया गया है जो उच्च स्तर के इरादे और दिशा को समझने में सक्षम हैं। ऐसा सिस्टम उपयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम होता है ताकि वांछित स्थिति लाई जा सके। ये कई विकल्पों में से कार्रवाई का रास्ता चुनने में सक्षम होता है, बिना मानव निगरानी और नियंत्रण पर निर्भर हुए। हालांकि सिस्टम के साथ मानव की भागीदारी फिर भी मौजूद हो सकती है। स्वायत्त बिना चालक विमान की कुल गतिविधि का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन हर क्रिया स्पष्ट नहीं होती। ये तो बहुत लंबा चौड़ा था। यूके सरकार को चीजें आसान तरीके से समझानी चाहिए। क्या उनके पास सरल अंग्रेजी नहीं है? इसे पढ़ना कठिन है, लेकिन यह ज्यादा सटीक परिभाषा है। और यह भी मददगार है कि उन्होंने ये बताया कि एक स्वायत्त हथियार की व्यक्तिगत क्रियाएं अनुमानित नहीं हो सकती, जो कि वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाल ही में इस चैनल पर हमने यूहॉक के बारे में एक वीडियो प्रकाशित किया था, जो एक स्वायत्त ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है जिसे वर्तमान में विकसित किया जा रहा है और इसका मुख्य रूप से कार्गो परिवहन के लिए उपयोग किया जाएगा। मैट्रिक्स नामक ऑनबोर्ड एआई फ्लाइट सिस्टम यूहॉक को लगभग किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित करना संभव बनाता है। यह हेलीकॉप्टर को पॉइंट एंड क्लिक फ्लाइट सिमुलेटर बनाता है। सिस्टम कई बार साबित कर चुका है कि वह सभी विमानन नियमों के अनुसार उड़ान मार्ग की योजना बनाकर पूरी यात्रा खुद करने में सक्षम है। ऑपरेटर को बस इतना करना होता है कि वो कमांड दे, यहां से टेक ऑफ करो और वहां जाकर लैंड करो, और यूहॉक वही करता है। यह बहुत शानदार है, वीडियो देखें। हालांकि उड़ान मार्ग अप्रत्याशित होता है, जो इस विषय के लिए अहम है। जब तक मैट्रिक्स सिस्टम योजना नहीं बनाता, ऑपरेटर को यूहॉक के मार्ग की जानकारी नहीं होती। यही निर्णय लेने की क्षमता यूहॉक को स्वायत्त बनाती है। यूहॉक हथियार नहीं है, फिर भी स्वायत्त सैन्य उपकरण का श्रेष्ठ उदाहरण है। फिर भी इसमें इंसानी इनपुट की न्यूनतम आवश्यकता होती है, और आप कह सकते हैं कि जब तक इसकी जरूरत है, यह पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है। इस तर्क के अनुसार कोई भी पूरी तरह स्वायत्त नहीं है, क्योंकि सब कुछ किसी न किसी के इनपुट पर प्रतिक्रिया करता है। एआई संचालित स्वायत्तता का एक अच्छा उदाहरण यह है कि अगर हवा में हमला होता है, तो यूहॉक अपने आप बचाव के लिए कदम उठाएगा। यह तय करेगा कि बेस पर लौटना है या मिशन जारी रखना है, और जरूरत पड़ने पर अपनी उड़ान का रास्ता फिर से तय करेगा। निर्णय लेने का यही स्तर लॉज को परिभाषित करता है, और हम जल्दी ही कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों को ठोस रूप में देखेंगे। रोबोटिक्स और एआई लॉज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि एआई कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आजकल यह लगभग स्वीकार कर लिया गया है कि हर लॉज में एआई कहीं न कहीं शामिल है। ये चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पिछले वर्षों से एआई प्रमुख तकनीकी शक्ति रही है, और सैन्य औद्योगिक परिसर ने भी इसे तेजी से अपनाया है। सभी लॉज एआई का उपयोग नहीं करते, पर अधिकतर अपनी स्वायत्त क्षमताएं बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से एआई का उपयोग डेटा का वास्तविक समय में और बिना ऑपरेटर की मदद के विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, और उस विश्लेषण के आधार पर मिशन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। मूल रूप से इसका मतलब है हथियार को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को समायोजित करने की अनुमति देना। इसका एक ठोस उदाहरण है स्कैनिंग और टोही के दौरान उल्लेखनीय वस्तुओं की पहचान करने और उन्हें चिन्हित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से किसी छवि का विश्लेषण इंसान से कहीं तेजी से कर सकती है और उन वस्तुओं की पहचान कर सकती है जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब तक जो कहा गया है वह सिर्फ सिद्धांत है जिससे हमें खुश होना चाहिए। असल जिंदगी में लॉज के विकास और उपयोग के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। हथियार से संबंधित लॉज का व्यावहारिक उपयोग, जो नाम का भी हिस्सा है। ड्रोन स्वचालित रक्षा हथियार और लॉज के बीच अंतर यह है कि जहां ड्रोन को इंसान संचालित करता है और स्वचालित रक्षा हथियार किसी भी वस्तु पर अपनी पूर्व निर्धारित ट्रिगर्स को सक्रिय करता है, वहीं स्वायत्त हथियार ये निर्णय लेने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं कि हमला करना है या नहीं। ये हथियार सेंसर डेटा जैसे कि चेहरे की पहचान के आधार पर किसी विशेष लक्ष्य प्रोफाइल को पहचानने और मारने के लिए पहले से प्रोग्राम किए गए होते हैं। ये ऑटोनोमस वेपन्स वॉच का सीधा उदाहरण है।
जो एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है और एक दशक से अधिक समय से हथियारों के विकास पर नजर रख रही है। अब 3 प्रकार के हथियारों में से जिनमें कुछ स्तर की स्वायत्तता होती है, उनमें सबसे अधिक स्वायत्तता लॉज के पास है और इन्हें सबसे कम मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अभी तक युद्ध में लॉज का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं। अक्टूबर 2025 में पुतिन ने रूस के नए पोसाइडन वाहन के सफल परीक्षण की पुष्टि की। पोसाइडन एक स्वायत्त परमाणु संचालित टॉर्पीडो या पानी के नीचे चलने वाला वाहन है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं, जो पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वारहेड ले जाने में सक्षम है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि रूस ने परमाणु वारहेड का विकल्प चुना है। पोसाइडन को पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये पहले उल्लेखित यू हॉक के समान है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अस्पष्ट इनपुट लेता है और उसके अनुसार अपनी पूरी कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि रूस को एक रूढ़िवादी किरदार के रूप में देखा जाता है और इस मामले में जानकारी निकालना काफी मुश्किल है। सिद्धांत रूप में कमांडर पोसाइडन को भेजकर कह सकता है, वहां कुछ हजार मील दूर कैरियर बैटल ग्रुप है, जाकर नष्ट करो, और पोसाइडन ऐसा कर देगा। सिद्धांत रूप में यह अपने आप समुद्रों की खोज कर सकेगा, दुश्मन के जहाजों का पता लगा सकेगा और अपना काम कर सकेगा। तकनीक, मजे की बात यह है कि बस इतनी है कि बहुत धीरे धीरे चलें ताकि पकड़े न जाएं और पास जाकर विस्फोट कर सकें। पोसाइडन में सबसे अधिक संभावना है कि कोबाल्ट बम लगा हुआ है, जो इसे एक सेकेंड स्ट्राइक रेडियोलॉजिकल हथियार बनाता है। और यह सुनने में काफी बुरा लगता है, लेकिन इससे बुरा और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हाँ, असल में हो सकता है। तीनों प्रमुख सैन्य महाशक्तियां एक दशक से ज्यादा समय से स्वायत्त मिसाइलों पर काम कर रही हैं। टॉमहॉक का ब्लॉक 4 इसे उड़ान के दौरान अपना लक्ष्य बदलने की अनुमति देता है, लेकिन केवल तब जब इसके ऑपरेटर द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जाए। 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल विकसित करना शुरू किया, जो स्वायत्त रूप से लक्ष्य चुन सकती है। LRASM ऑनबोर्ड टारगेटिंग सिस्टम से अपने लक्ष्य को खुद हासिल करता है और उसे पहले से मिली जानकारी या लॉन्च प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। चाहे लॉन्च प्लेटफॉर्म विमान हो या जहाज, ये मिसाइल जैम प्रतिरोधी है और GPS संपर्क टूटने पर भी उड़ान जारी रखती है। जिस तरह से इसे काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो ये है कि एक फ्लाइट पाथ तैयार किया जाता है जिसमें कई वे पॉइंट्स होते हैं और LRASM को उस फ्लाइट पाथ का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। आप इसे दुश्मन जहाजों की सूची दे सकते हैं और निर्देशित कर सकते हैं कि वह केवल हरी झंडी वाले लक्ष्यों पर हमला करे, बाकी दुश्मन जहाजों को नजरअंदाज करे। फिर RASM उस फ्लाइट पाथ का पालन करता है और यह इतना विकसित है कि अगर उसे कोई संभावित खतरा दिखता है तो वह उसके चारों ओर से नेविगेट कर सकता है। अगर RASM को कोई दुश्मन जहाज दिखता है जो किल लिस्ट में नहीं है, तो वो उसके चारों ओर उड़कर जरूरत पड़े तो वे पॉइंट छोड़कर खुद को छुपाता है और बचता है। जैसे ही लिस्ट का दुश्मन जहाज दिखता है, LRASM क्लोज इन वेपन सिस्टम से बचने के लिए सही एंगल चुनता है, टकराव बिंदु तय करता है, सी स्किमिंग ऊंचाई तक गोता लगाता है और हमला करता है। ये जटिल प्रक्रिया है जिसमें कमांडर को सिर्फ मिसाइल का फ्लाइट पाथ सेट करना होता है, उसे हिटलिस्ट देनी, पीठ थपथपानी और कहना होता है, जाओ सोफे का नाम रोशन करो। रूस और चीन ने 2016 में LRASM के सेवा में आने से 2 साल पहले ही जवाब दिया कि वे अपनी स्वायत्त मिसाइलें विकसित कर रहे हैं। रूस के तत्कालीन एयरफोर्स कमांडर जनरल विक्टर बोंद्रेव ने कहा था कि उनका टुपोलेव पागदार स्टेल्थ फाइटर लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होगा, जो उड़ान में स्वायत्त निर्णय ले सकेगा। हालांकि उस घोषणा को 10 साल हो चुके हैं और हमने अभी तक पागदार का कोई प्रोटोटाइप नहीं देखा है। उसकी मिसाइलों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि रूस के पास 1983 से ही अपने शस्त्रागार में एक इसी तरह का हथियार है। P-700 ग्रेनाइट एंटीशिप मिसाइल को 4-8 के झुंड में दागने के लिए बनाया गया है, जिसमें 7-1 का फॉर्मेशन इस्तेमाल होता है। वो एक अकेली मिसाइल उड़ान के दौरान ऊपर उठती है और फिर नीचे आ जाती है, जिससे समूह को संभावित लक्ष्यों की जानकारी मिलती है। मिसाइलें आपस में जुड़ी होती हैं और एक नेटवर्क बनाती हैं, जिससे वे आपस में संवाद कर सकती हैं और पहले से प्रोग्राम किए गए निर्देशों के अनुसार लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकती हैं। असल जिंदगी में ये साबित नहीं हुआ है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि सोवियत संघ ने ये पूरी कहानी गढ़ ली थी, जो शायद कभी पता न चले। लेकिन सब बातें झूठी नहीं थीं, तो कौन जानता है। चीन ने भी इसी तरह की घोषणा की थी, लेकिन तीनों ताकतों में सबसे गुप्त होने के कारण उसने अपनी सारी बातें छुपा कर रखीं,
इतना अच्छे से कि हमें कुछ भी पता नहीं चल सका। रूस ने भी एक बख्तरबंद स्वायत्त वाहन के विकास पर काम किया, जिसे सरातनिक कहा जाता है, जिसका मतलब है सहयोद्धा। इसे कलाशनिकोव द्वारा विकसित किया गया था। सेरातनिक एक 7 टन का मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है, जिसमें अलग अलग स्तर की स्वायत्तता है। इसे रिमोट से चलाया जा सकता है, आंशिक रूप से संचालित किया जा सकता है और केवल सामान्य निर्देशों के साथ पूरी तरह से अपने आप छोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि यह युद्ध क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे यूएवी के साथ एक नेटवर्क बना सकता है, जो इसे जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे सरातनिक को मैदान में युद्ध से जुड़े फैसले लेने में मदद मिलती है। इस वाहन को 12.7 और 7.62 मिमी मशीन गन, 30 मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर, एक स्वचालित 40 मिलीमीटर ग्रेनेड लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इस डिजाइन की पहली बार 2016 में मॉस्को की एक सैन्य प्रदर्शनी में प्रस्तुति हुई थी। वैसे अगर आपको लगता है कि यह कल की ही बात है, तो यह आपकी रोज की याद दिलाने वाली बात है कि 2016 एक दशक पहले था और आप बूढ़े हो रहे हैं। मैं खुद भी लगभग 40 का हूं। तब से सिस्टम की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। प्रदर्शन में रूसी सैन्य विश्लेषक अलेक्सी राम ने कहा, अभी स्पष्ट नहीं कि ये लड़ाकू लक्ष्यों और नागरिकों में कैसे अंतर करेगा। रूसी हथियार के बारे में उस बयान की विडंबना को एक तरफ रखते हुए ऐसा लगता है कि वे अभी भी खामियों को दूर नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि यह हथियार अभी तक सेवा में नहीं लाया गया है। मार्कर के साथ भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जो एक 3 टन का एंटी टैंक मानव रहित जमीनी वाहन है, जिसमें उच्च स्तर की स्वायत्तता है। ये 2018 से विकास में है और हालांकि इसका अभी तक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हुआ है और ना ही इसे सेवा में शामिल किया गया है, लेकिन परीक्षण के दौरान इसके प्रदर्शन ने काफी उम्मीद दिखाई थी। मार्कर को पैदल सेना के आगे चलने और मुख्य रूप से टोही के लिए इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी उद्देश्य के लिए यह 100 मीटर की गहराई तक क्षेत्र का विश्लेषण करने में सक्षम है और अपने एआई मॉडल का उपयोग करके जो भी जानकारी प्राप्त करता है उसे मुख्यालय तक संप्रेषित कर सकता है। उसी मॉडल का उपयोग करते हुए ये अपनी खुद की राह तय करने, संवाद करने और ऊपर उड़ रहे यूएवी को नियंत्रित करने में सक्षम है, ठीक वैसे ही जैसे सरातनिक। अगर इसका सामना बख्तरबंद वाहन से होता है तो यह मैदान में ही तय करता है कि पीछे हटना है या मुकाबला करना है, और यह निर्णय अनुकूल युद्ध परिणाम की संभावना पर आधारित होता है। यह सेवा में आया तो शायद गश्त में इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये रात में चलने में सक्षम है। हालांकि मार्कर अभी उत्पादन में नहीं है और कोई सिद्ध खतरा नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं क्या उत्पादन में है? कार्गो एसटीएम। कार्गो एक छोटा ड्रोन है जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन कहा जाता है और ये स्वायत्त हमला कर सकता है। इसका इस्तेमाल अजरबैजान और तुर्की में किया जाता है, जहां से यह मूल रूप से है, और इसका उद्देश्य इसे झुंड में इस्तेमाल करना है। यह पहला ड्रोन है जिसने पूरी तरह स्वायत्त रूप से इंसान को मारा। 2020 में एक कार्गो 2 ड्रोन ने पूरी तरह स्वायत्त रूप से एलएनए यूनिट के एक लड़ाके पर हमला कर उसे मार डाला। रिपोर्ट के अनुसार ड्रोन ने खुद ही लक्ष्य चुना और हमला किया। इस घटना को संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर स्वायत्त ड्रोन हमले के पहले मामले के रूप में माना। क्या आपको कोई अमेरिकी प्रमाण पत्र मिला? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। एसटीएम के अनुसार यह ड्रोन चेहरे की पहचान का उपयोग करके लक्ष्यों की पहचान करने, हमले का समन्वय करने और उड़ान मार्ग की योजना बनाने में सक्षम है। यह ड्रोन खुद मिशन रोकने या खुद को नष्ट करने में सक्षम है। हालात तब और बिगड़ते हैं क्योंकि कार्गो ड्रोन अकेले नहीं बल्कि झुंड में काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विस्फोटक ड्रोन का बेड़ा आए तो क्या होगा? या फिर जब कोई ड्रोन सीधे आपके सीने की तरफ निशाना साध रहा हो, तब भी अगर आपको यह एहसास नहीं होता कि स्वायत्त हथियार वाकई में बहुत बहुत डरावना विचार है, तो फिर क्या करेगा? क्या ये ठीक यही मई 2021 में गाजा में हुआ था। आईडीएफ के मुताबिक हमास छिपकर प्रोजेक्टाइल दाग रहा था, जिसे इजराइल की एक्सपेरिमेंटल घोस्ट यूनिट ने खत्म करने का तरीका निकाला। इस यूनिट का काम नए एक्सपेरिमेंटल तरीके बनाना है, और यह कहना सही होगा कि उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने गाजा पट्टी के चारों ओर निगरानी ड्रोन के झुंड तैनात किए और हर झुंड को एक खास सेक्टर में मोर्टार की निगरानी करने का काम सौंपा गया। ड्रोन ऑब्जर्वर की तरह काम कर सशस्त्र विमानों को लॉन्च साइट्स नष्ट करने के लिए निर्देशित करते थे। घोस्ट यूनिट्स के कमांडर, जिन्होंने सुरक्षा कारणों से नाम नहीं बताया, ने कहा, यूनिट ने 30 से ज्यादा ड्रोन झुंड उड़ाने संचालित कर सटीक खुफिया जानकारी जुटाई और अन्य ड्रोन को लक्ष्यों पर हमला करने में मदद की। हालांकि ड्रोन झुंड कोई नई बात नहीं है। इजराइल की सेना ने हथियारों की स्वायत्तता का भयानक प्रदर्शन करते हुए ड्रोन हमलों के समन्वय के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन झुंड का आकार बढ़ने पर
स्वायत्तता का महत्व भी बढ़ता है। इजराइल के ड्रोन विशेषज्ञ ताल इम्बर के मुताबिक कुछ ऑपरेटर छोटे झुंड को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन पूरे झुंड को संभालना असंभव है। इम्बर ने कहा कि अगर आपके पास 5 ड्रोन हैं, तो आप एक को नियंत्रित कर सकते हैं और बाकी वही करते हैं जो वह कर रहा है। अगर आपके पास बड़ा झुंड है, तो ऑपरेटरों को रियल टाइम में ना तो यह पता होता है और ना ही उनका नियंत्रण होता है कि वे अपना मिशन कैसे पूरा करते हैं। मान ले आपके पास हवा में 50 विमान हैं। उनमें से कोई एक ज्यादा समझदार ड्रोन ये तय कर सकता है कि 5 को किसी खास सड़क पर भेजना है और बाकी 5 को किसी दूसरी जगह भेजना है या फिर किसी खास फॉर्मेशन में उड़ना है। और जहां तक तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इतनी उच्च स्तर की स्वायत्त आत्मनियमन क्षमता वाकई काबिले तारीफ है। एक उड़ता हुआ कामिकाज़े हेलीकॉप्टर दूसरे उड़ते हुए कामिकाज़े हेलीकॉप्टरों को यह बताए कि कहां और कैसे उड़ना है और किसे निशाना बनाना है। ये सोच ही किसी बुरे सपने जैसी लगती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने 2018 में ड्रोन युद्ध पर सिमुलेशन चलाए थे, जो इस घटना से 3 साल पहले की बात है, और पाया कि एआई सक्षम झुंड ड्रोन को व्यक्तिगत ड्रोन नियंत्रण की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। 800 सिमुलेटेड ड्रोन का स्वायत्त झुंड 1000 स्वतंत्र ड्रोन से ज्यादा प्रभावी था। सभी स्वायत्त हथियार थे। ये तो बस शुरुआत भर हैं, क्योंकि अब सचमुच हजारों कॉन्सेप्ट्स विकसित किए जा रहे हैं। PS किलर कामिकाज़े नाम का हथियार है। हाँ, यही इसका असली नाम है, जो फुटबॉल के आकार का है, अमेरिकन, यूरोपियन नहीं। इसे एक सैनिक को दुश्मन की दिशा में फेंकना है और फिर भूल जाना है। क्वार्टरबैक बॉल फेंकता है। आर्मी में उन कॉर्नरबैक को भी लाना होगा। मुझे अमेरिकन फुटबॉल की जानकारी नहीं है। ड्रोन हवा में सक्रिय होकर इलाके का विश्लेषण करता है और सेकंडों में लक्ष्य तय करता है। BAE सिस्टम्स का स्ट्रिक्स UAV परीक्षण में काफी आगे है। यह पूरी तरह स्वायत्त और वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग सक्षम है। डेवलपर्स के मुताबिक इसमें पूरी स्वायत्तता होगी, लेकिन एक ऑपरेटर इसे मॉनिटर करेगा। इसका उद्देश्य है कि यह खुद से टेक ऑफ करे, उड़े और यहां तक कि अपने 200 किलोग्राम के गोला बारूद को भी खुद ही गिरा सके, अगर ऑपरेटर इसकी अनुमति देता है। अधिकांश लोग अविश्वसनीय व्यक्ति को पटाखा नहीं देंगे, लेकिन AI पर मोटरसाइकिल के आकार के बम के साथ भरोसा करना जाहिर तौर पर पूरी तरह सुरक्षित है। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम 2006 से स्पीयर 3 मिसाइल का विकास कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह स्वायत्त रूप से लक्ष्यों की पहचान कर ऑपरेटर की अनुमति बिना हमला कर सकता है। रूस अपने ड्रोन का जबरदस्त विकास कर रहा है और यूक्रेन पर हमला करने के बाद से उन्होंने इनका उत्पादन और भी बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए S-71M ड्रोन को SU-57 से लॉन्च कर अपने आप काम करने दिया जाता है। ये खुद लक्ष्यों का पता लगाकर नष्ट कर सकता है, जैसे स्पीयर 3 मिसाइल। इसके अलावा S-70 ओखोटनिक भी स्वायत्त फाइटर है, जिसका विकास 1 दशक से ज्यादा समय से हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने ये फाइटर यूक्रेन में तैनात किया है और ये सबसे बहुमुखी ड्रोन डिजाइनों में से एक है, क्योंकि इसे जमीन पर मौजूद ऑपरेटर, पास के फाइटर के पायलट द्वारा या पूरी तरह से स्वायत्त रूप से भी संचालित किया जा सकता है। यह 2 टन हथियार ले सकता है और अधिकतम रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बमबारी के अलावा जिसे प्रोग्राम करना काफी आसान है, ये अन्य विमानों के साथ मुकाबले में भी शामिल होने में सक्षम है। SU-57 में पायलट को बस जमीन या किसी विमान की ओर इशारा करना होता है और ओखोटनिक खुद ही वो काम संभाल लेता है। ओखोटनिक स्वायत्त हथियारों के बड़े खतरे का उदाहरण है। मशीन में गड़बड़ी होने पर क्या होगा? 2024 में ओखोटनिक फाइटर ग्राउंड कंट्रोल से कटकर यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में गया। ड्रोन पर दोबारा नियंत्रण पाने में असमर्थ होने पर एक रूसी फाइटर को अपने ही ड्रोन को मार गिराने के लिए भेजा गया। स्वायत्त हथियारों पर बात करते हुए समझना कहना कठिन है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तरह चीजें नहीं समझता, लेकिन ये उस तरीके के सबसे करीब है जिससे ये सिस्टम मानव निर्देशों पर काम करते हैं। एक फाइटर ने दिशा के आदेश गलत समझे, लेकिन अगर स्वायत्त हथियार प्रणाली फायर के आदेश गलत समझे तो क्या होगा? रूसी कंपनी वीटा ने यूक्रेन में रूसी सेनाओं को 3000 से अधिक कामिकेज ड्रोन दिए और हर महीने 6000 ड्रोन बना सकती है। अगर इन छोटे छोटे कातिलों का झुंड, जो पूरी तरह से अपने आप लक्ष्य पहचानने और उन पर हमला करने में सक्षम है, किसी आदेश को गलत समझ ले तो क्या होगा? हम हर एक स्वायत्त हथियार प्रणाली के बारे में, जो इस्तेमाल में है या विकसित हो रही है, चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जानना जरूरी है कि सभी बड़ी सैन्य शक्तियां ऐसी प्रणालियां तैनात कर रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका
रूस, चीन, जर्मनी, तुर्की, इजराइल, फ्रांस, यूके, दोनों कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य छोटी शक्तियां भी इसमें जल्द शामिल हो सकती हैं। यही तरीका है जिससे वॉल्टेक काम करता है। अगर आपका सबसे बड़ा विरोधी ऐसा हथियार विकसित करना शुरू कर देता है जो आपके पास नहीं है, तो आपको भी उसे विकसित करना पड़ेगा ताकि आप उसे रोक सकें। यही मुख्य कारण है कि दुनिया में इतने परमाणु हथियार हैं। हालांकि परमाणु हथियारों की बात यह है कि इन्हें एक इंसान द्वारा लॉन्च किया जाता है, आमतौर पर एक पढ़ा लिखा उच्च पदस्थ इंसान जिसे सैन्य अधिकारी कहा जाता है। लॉन्च का फैसला आमतौर पर लंबी बैठक के बाद लिया जाता है। अगर एआई हथियारों से हमले के जवाब में निर्णय प्रक्रिया हथियारों पर छोड़ दी जाए तो ये वाकई डरावनी बात है। हालांकि इन हथियारों में परमाणु हथियार जैसी विनाशकारी क्षमता नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं है। एक परमाणु बम हवा में अपना रास्ता बदलकर किसी और चीज को मारने का फैसला नहीं कर सकता। यही वजह है कि स्वायत्त हथियार प्रणालियों के उभरने को लेकर जो बहस चल रही है और जिससे हम सबको सिरदर्द हो रहा है, वो इतनी अहम है। ये 21वीं सदी की नैतिकता और भविष्य के लिए सबसे स्पष्ट और टाले जा सकने वाली, मैंने तो पहले ही कहा था वाली स्थिति की शुरुआत लगती है। अब घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों से जुड़ी 5 मुख्य समस्याएं हैं। पहली है जवाबदेही की कमी। ये हथियार असली लक्ष्य के अलावा और लोगों को भी मार सकते हैं, जिससे युद्ध अपराधों की जिम्मेदारी तय करना अदालतों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई सैनिक सैन्य लक्ष्य की बजाय किसी आम नागरिक को गोली मार देता है तो उस सैनिक पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाया जाएगा। अगर कोई ड्रोन गलती से गलत व्यक्ति को मार देता है तो दोष किसका होगा? आखिरकार ड्रोन ने खुद से फैसला लिया, तो क्या ऑपरेटर दोषी है, कमांडर दोषी है, वे लोग जिन्होंने तय किया कि इन ड्रोनों को सेवा में लाया जाए, या फिर इंजीनियर दोषी हैं? ये सवाल अभी किसी देश की सरकारी संस्था ने नहीं सुलझाया है। दार्शनिक रॉबर्ट स्पैरो ने स्वायत्त हथियारों की तुलना बाल सैनिकों से की है। वे कारणात्मक रूप से जिम्मेदार हैं, पर नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। दूसरा मुद्दा स्वायत्त हथियारों के वैश्विक अस्थिरता पर प्रभाव का है। कम उत्पादन लागत के कारण ये हथियार प्रणालियां गैर राज्य सशस्त्र समूहों के लिए आकर्षक बनती हैं, क्योंकि ये आतंकवाद, नरसंहार और राजनीतिक हत्याओं के लिए उपयुक्त लगती हैं। दूसरे, ये हथियार आमतौर पर वर्गीकृत डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं और दुश्मन प्रणालियों से अप्रत्याशित रूप से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये अनचाही त्वरित वृद्धि का कारण बन सकता है, क्योंकि ऑपरेटर इन्हें तुरंत ओवरराइड नहीं कर सकते। इनकी साइबर हमलों के प्रति संवेदनशीलता भी एक मुख्य समस्या है। अगर कोई दुश्मन बल स्वायत्त हथियार प्रणाली को हैक कर ले और उन्हें उसी बल के खिलाफ इस्तेमाल कर दे जो इनका उपयोग करना चाहता था, तो एक बड़ी तबाही हो सकती है। चौथी समस्या यह है कि स्वायत्त हथियार पूरी तरह अप्रत्याशित हो सकते हैं, क्योंकि इनका व्यवहार पर्यावरणीय संकेतों पर निर्भर करता है। धार्मिक नेता जैसे पोप बार बार कहते हैं कि मशीनों को जीवन मृत्यु के फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि इंसान चरित्र को परखने में एकदम सही नहीं है, लेकिन हम एक दार्शनिक की तरह अभिनय करने वाली मशीन की तुलना में कहीं अधिक योग्य हैं। संयुक्त राष्ट्र लगभग 1 दशक से स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। 2018 से महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियां राजनीतिक रूप से अस्वीकार्य और नैतिक रूप से घृणित हैं, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि वैश्विक महाशक्तियां इसके खिलाफ होंगी, तो वे एक कानूनी रूप से बाध्यकारी निगरानी समझौते का सुझाव देने पर ही संतोष करना पड़ा। अपने 2023 के नए शांति एजेंडा में महासचिव ने इस मांग को दोहराया, जिसमें उन्होंने देशों को यह सिफारिश की कि वे 2026 तक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते को अंतिम रूप दें, जो उन घातक स्वायत्त हथियार प्रणालियों पर प्रतिबंध लगाए जो मानव नियंत्रण या निगरानी के बिना काम करती हैं और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप उपयोग नहीं किया जा सकता, और अन्य सभी प्रकार की स्वायत्त हथियार प्रणालियों को विनियमित करें। संधि पर हस्ताक्षर करने वालों को इन नियमों के समान कुछ का पालन करना होगा। लॉस के मानव संचालकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और निर्देश दें और सुनिश्चित करें कि हथियार प्रणालियां पूरे जीवन चक्र में नियंत्रण और मानव निर्णय के साथ चलें। ये अपने आप में कानूनों के उद्देश्य को विफल कर देगा। उस प्रणाली द्वारा लक्षित किए जा सकने वाले लक्ष्यों के प्रकारों को सीमित करें और कानूनों द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों की संख्या को सीमित करें। रिकॉर्डिंग के समय 12 देशों ने कानून समीक्षा दस्तावेज का सुझाव खारिज किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, रूस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बेलारूस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पोलैंड, जापान, एस्टोनिया, ऑस्ट्रेलिया। चीन निगरानी निकाय के पक्ष में है।
कुछ लोग मानते हैं कि स्वायत्त हथियारों पर संधि उन देशों के बिना प्रभावी नहीं होगी जो उस पर हस्ताक्षर नहीं करते। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन उदाहरण के लिए रूस, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सभी ने 1997 की बारूदी सुरंग संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था। इन तीनों देशों ने एंटी पर्सनल माइंस के इस्तेमाल और उत्पादन को सीमित करने की नीतियां अपनाई। इससे रूसी सैनिकों को मरे हुए यूक्रेनी सैनिकों के शवों के नीचे बारूदी सुरंगें लगाने से नहीं रोका जा सका, जिससे उन शवों को उठाने की कोशिश करने वाले अन्य सैनिकों और चिकित्सकों की मौत हो गई। संधि स्वायत्त हथियारों के प्रसार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है, भले ही महाशक्तियां हस्ताक्षर न करें। इनके खिलाफ नकारात्मक चर्चा उत्पादन धीमा कर सकती है और अस्थिर क्षेत्रों में प्रसार रोक सकती है। रोकथाम के प्रयासों के बावजूद स्वायत्त हथियार प्रणालियां तब तक विकसित होती रहेंगी और उनकी संख्या बढ़ती रहेगी जब तक वैश्विक महाशक्तियां अनुसंधान और विकास के लिए धन देने को तैयार हैं। भविष्य फिलहाल निराशाजनक लग रहा है। चीन ऐसे पूरी तरह स्वायत्त जहाज बना रहा है जो मिसाइल दाग सकते हैं और जिन पर कोई चालक दल जरूरी नहीं। रूस और अमेरिका ने स्वायत्त लड़ाकू विमानों के विकास में बड़ी प्रगति की है। अगर चीन ताइवान पर हमला कर सहयोगी कमांड को इलेक्ट्रॉनिक और गतिज हमलों से बाधित करता है, तो अमेरिका स्वतंत्र स्वायत्त हथियार प्रणालियों से जवाबी हमला कर सकता है। ऐसा लगता है कि हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और रोबोटिक्स विशेषज्ञों के अनुसार हम अपनी पीढ़ी के ओपेनहाइमर क्षण की ओर बढ़ रहे हैं, जो युद्ध में स्वायत्त हथियारों के आम होने से पहले आखिरी पड़ाव है। मशीनों को, जिन्हें जीवन की ना कोई समझ है और ना ही कद्र, जीवन छीनने की शक्ति देना बहुत बुरा विचार है। क्या हम खुद को रोक पाएंगे इससे पहले कि हम शायद दुनिया की सबसे फिसलन भरी ढलान पर फिसल जाएं? समय बताएगा। देखने के लिए धन्यवाद।